आज के इस MOA साइनिंग में हम सब लोग ने विटनेस किया कि कुल मिला के वी हैव साइन 12 MOAs का यहाँ पे साइन हुआ है और कुल मिला के 1523 मेगावाट का फुल कैपेसिटी में यहाँ पे साइन हुआ है। इस साइन 11,523 मेगावाट का। तो अभी आने वाला दिनों में अरुणाचल में कुल मिला के ये जो 12 प्रोजेक्ट है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगा फ्रॉम वेरियस CPSUs कुल मिला के 1,40,000 करोड़ 1,40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी आने वाला दिनों में अरुणाचल में इन 12 प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। तो इससे हमारा अरुणाचल का काफ़ी चेंजेस हम लोग आने वाला दिनों में हम लोग नज़र आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा बीच उपस्थित आज के जो हमारा यूनियन मिनिस्टर है, जिनके बदौलत ये हम लोगों को दिन देखने को मिला है, तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद हम अपना मीडिया दोस्तों लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यूनियन मिनिस्टर का साथ में आप लोग इंटरेक्शन कीजिएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पेमा जी। ये हमको लगता है कि देश के विभिन्न राज्यों में जो अभी हाल के वर्षों में निवेश हुआ है, उसमें करीब करीब सबसे बड़ा निवेश होगा या सबसे बड़ा के आसपास निवेश होगा। 1,40,000 करोड़ का निवेश बहुत बड़ा निवेश होता है। तो इस निवेश से यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस निवेश के कारण सीधे सीधी सिर्फ फ्री पावर से 3,000 करोड़ प्रति वर्ष का इनकम होगा और जो इसमें उनकी भागीदारी रहेगी उससे करीब 6,000 करोड़ का इनकम, कुल मिला के 10,000 करोड़ प्रति वर्ष का इनकम राज्य सरकार को होगा। और यह तो अभी शुरुआत है। अगर अरुणाचल अपने कुल क्षमता का 60% या आधा भी कर ले तो जो अरुणाचल प्रदेश का बजट है वो दुगुना तीन गुना हो जाएगा। यह तो सरकार के इनकम की बात हो। यहाँ पर जितने लोग हैं, जितने परिवार हैं, वो सब लोग अपने यहाँ का पर कैपिटा इनकम पूरे प्रदेश का पर कैपिटा इनकम दुगुना तीन गुना होने वाला है। इसके कारण देश को भी फायदा होगा। यह तो राज्य को फायदा है। देश को फायदा होगा। एक तो 12,000 मेगावाट क्लीन बिजली मिलेगी। हाइड्रो प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। तो 12,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी में गई, 11,527 जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। और यह एनर्जी हमारे एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सोलर विंड वगैरह को जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बैलेंस करती है। इसीलिए हाइड्रो बहुत आवश्यक है। हाइड्रो आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये जो 1,40,000 करोड़ रुपए यहाँ खर्च होंगे, इससे यहाँ बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा, इनकम तो होगा ही। और मेरा तो एडवाइस होगा सभी लोगों से, यहाँ पर देखिए हम लोग प्रायोरिटी देंगे यहाँ के लोगों को नौकरी में। जो काम होगा तो यहीं के लोग के द्वारा होगा। कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के लोग कर सकते हैं वो यहाँ के लोगों को देंगे। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आएंगे वो भी सब कॉन्ट्रैक्ट यहीं के लोगों को देंगे। यहाँ का पर कैपिटा इनकम जल्दी ही दुगुना तीन गुना होने वाला है। ये 12,000 मेगावाट, इसके बाद फिर और भी कुछ हम बताएं ना, 52,000 मेगावाट में से 12,000 मेगावाट ये है। करीब 4,000-5,000 मेगावाट निर्माणाधीन है, तो 17,000 मेगावाट ही हुए। 1,000 मेगावाट, 1,115 मेगावाट अभी कमीशन है, 18,000 मेगावाट में 34,000 मेगावाट का अभी भी कैपेसिटी बचता है। इसी से 10,000 करोड़ का इनकम हो रहा है प्रति वर्ष। वो अगर हार्नेस कर लेंगे तो स्टेट का इनकम कहाँ जाएगा, आप जरा सोचिए। इससे रोड्स बेहतर बनेंगे, स्कूल बेहतर बनेंगे, अस्पताल बेहतर बनेंगे, प्रॉस्पेरिटी है। कुल मिलाकर के मेरा तो मानना है कि अरुणाचल प्रदेश अपने हाइड्रो क्षमता का ही उपयोग कर ले तो यह देश का सबसे अमीर प्रांत हो सकता है।
यह इसका फ्यूचर, यह इसका पोटेंशियल। अब मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के और चौनामी माननीय मुख्यमंत्री जी के फोरसाइटेडनेस और विजन के लिए बधाई देता हूँ। अब उन्हीं के कारण ये संभव है। देश को और प्रदेश को जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो पहले से रहते हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए जो विजन चाहिए वो यहाँ के लीडरशिप में है, और देश में प्रधानमंत्री जी को ये विजन के कारण, और इसी विजन के कारण अब अरुणाचल प्रदेश इतने तेजी से प्रगति कर रहा है, अभी और तेजी से प्रगति करेगा। अरुणाचल प्रदेश की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। यह बनेगा वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। थैंक यू। अब पूछिए सवाल। सर, पहला सवाल रहेगा सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल में। सर, आपने जैसा मेंशन किया आज के दिन में 12 प्रोजेक्ट्स को MOU साइन हुआ है, और उसमें आपने मेंशन किया है कि 1,40,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 40,000 करोड़, 40,000 करोड़, 1,40,000 करोड़। तो सर इन 12 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है इटालियन प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिसको लेके वो स्क्रैप भी किया गया था, जहाँ पे मेंशन किया गया था कि इनएक्यूरेट डाटा था, सब स्टैंडर्ड। इस बार क्या ये मान के चले कि जो डिपार्टमेंट है या फिर गवर्नमेंट है इसे अच्छी तरीके से पढ़ के फिर इसे रीअप्लाई किया जाए? देखिए, हुआ क्या कि यहाँ पर बहुत आपका तो विरासत में ईश्वर ने बहुत ये क्षमता दी है, पोटेंशियल दिया है। तो पहले क्या हुआ, 2006 से 2009 के बीच में ये जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे वो किसी किसी को ये अलॉट किए गए थे, प्राइवेट कंपनीज को। उनके पास ये क्षमता नहीं थी कि वो बना सके। अब 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गए ये प्रोजेक्ट लेकर के बैठे हुए थे, और राज्य सरकार को उस प्रोजेक्ट का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। अगर बन जाते प्रोजेक्ट तो जो इनकम आज से शुरू होगा या अभी बन जाएगा तब शुरू होगा, वो तो उसी समय से शुरू हो जाता। तो प्रोजेक्ट लेकर के बैठे रहने की आज़ादी किसी को नहीं, यह स्पष्ट। यही हमने कहा, आज हमने फिर दोहराया उसको कि कोई प्रोजेक्ट लेकर के बैठे नहीं रह सकता, और कोई प्रोजेक्ट लेके बैठे रहेगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और प्रोजेक्ट उससे वापस ले लिया जाएगा, और उसको दिया जाएगा जो कि बना सकता है। क्योंकि प्रोजेक्ट बन जाने से राज्य को फायदा होता है, राज्य के नागरिकों को फायदा होता है, देश को फायदा होता है। तो इसीलिए ये कार्रवाई की गई। अब ये कार्रवाई की गई तो उसमें उनका भी हानि नहीं है, क्योंकि अमूमन ज़्यादा पैसा तो किसी ने लगाया नहीं। एक तो राज्य सरकार को जो दिया था 150 करोड़ दिया, उसके अलावे ज़मीन पर तो ज़्यादा कुछ लगाया नहीं। लेकिन जो भी उन्होंने राज्य सरकार को पैसा दिया, ये कुछ भी खर्च हुआ हो, वो उनको वापस दिया जा रहा है। तो वो भी खुशी खुशी जा रहे हैं, नहीं तो वो उनका पैसा भी डूब जाता, वो डूबा ही हुआ था। तो सर, और राज्य के फायदा हो गया, देश को फायदा हो गया कि प्रोजेक्ट अब चल पड़ेगा। इसी सिलसिले में जैसे आपने कहा कि 2006-07 में जब एग्रीमेंट हैं? हुआ, 2006-07 में जब एग्रीमेंट हुआ था तो सरकार शायद केयरफुल नहीं था होगा शायद। हम लोग अभी आप लोग केयरफुल करके हम ये देखिए, ये सब जो कंपनीज आप देखे, ये सब भारत सरकार के CPSUs हैं, यानी कि भारत सरकार का उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इन सब का टर्नओवर है मतलब कि 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़। NTPC का टर्नओवर है 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा। तो इनके पास अपना निधि है कि ये प्रोजेक्ट बना लें। इसके लिए बड़ी कंपनी चाहिए जिसके पास निधि हो, क्योंकि इसमें पूंजी बहुत लगता है। 12 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ प्रति मेगावाट। 1000 मेगावाट का मतलब है 11,000 करोड़, 12,000 करोड़। बनने में 6 साल 7 साल टाइम लगता है। बनने के बाद फिर इनकम शुरू होता है, और वो भी कम, क्योंकि लोन का रिपेमेंट करना होता है। लोन का रिपेमेंट लगता है 12 साल। तो जिसके पास जो कंपनी मजबूत नहीं है, हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं बना सकती। सर, लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा सर, और प्रोजेक्ट जब जैसे एक बात और है कि जहाँ सर, कहीं थोड़ा सा आई विल कम, हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ है, लोगों का विकास होगा। प्रधानमंत्री जी भी अरुणाचल जब नहीं, आए थे- डिस्प्लेसमेंट की बात आप कर रहे हाँ हैं। सर, प्रधानमंत्री जी भी अरुणाचल आए थे, बोले थे पहाड़ की जवानी, नदी का पानी काम नहीं आता है जब तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अभी इस्तेमाल करने का आप लोग कोशिश कर रहे हैं सर। क्या इंश्योर करेंगे कि जो लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा और प्रोजेक्ट असेसमेंट में जो कमियां आएगी उसको कैसे करके आप अब वही मैं आपको जवाब दे रहा था।
आप जा कर के देखिए, जहाँ कहीं भी हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया है वहाँ के लोग का जितना इनकम पहले था उससे आज दुगुना हो गया है। जो उनका रहन सहन पहले था आज उससे बेहतर हो गया है। जहाँ कहीं भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है वहाँ के लोग अमीर हो गए हैं। अभी जाके तेहरी जा कर के दिखाइए, जहाँ भी प्रोजेक्ट बनाया है उसमें इतना कॉम्पनसेशन हम दे देते हैं कि वहाँ का आदमी अमीर हो जाता है। अब तो लोग विभिन्न जगहों पर कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि हम जो ज़मीन का है उसका बहुत पैसा दे देते हैं और उसके बाद कुछ मकान उकान जो कर रहा है उसका भी बहुत पैसा दे देते हैं। तो हमारा जो रिहैबिलिटेशन पैकेज है वो इतना अच्छा है कि लोगों को पहले से बेहतर करता है। सर एक सवाल रहेगा दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लेकर, जिसको लेकर आज के दिन में 12 घंटा का बंद कोड भी दिया हुआ है वहाँ पे। सर लेकिन मेरा सवाल रहेगा कि वहाँ पे जब 2880 मेगावाट का हुआ था उस समय को भी ये इतना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें भी ओवरलुक किया गया था। फॉरेस्ट राइट्स जो एक्ट रहता है 2006 का, उसको भी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं करके काम शुरू कर दिया गया। इसको लेकर बहुत लोग डिसअपॉइंटेड है, स्पेशली वहाँ के लोग। क्या सर ये फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लिया गया था। नहीं, फॉरेस्ट क्लियरेंस तो है। फॉरेस्ट क्लियरेंस है और जो 12 घंटा का जो बंद है ना वो विड्रॉ किया गया ना। 12 घंटा का जो बंद का विड्रॉ किया गया नहीं है 12 घंटा। सर लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा क्योंकि 12 प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि अच्छी बात भी ये चीज़ जैसे आपने कहा, लेकिन सर मेरा सवाल रहेगा कि ये 12 जो प्रोजेक्ट्स है उनके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो चुका है। जो बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस का हमारा तो काम, हो चुका है ना सर? हाँ, बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस का तो हमारा काम शुरू ही नहीं होता है। सर ये कानून का जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग होंगे, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, दुर्गम इलाका है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आप दोबारा तो रहेंगे नहीं समझाने के लिए, तो एक बार बता दीजिए कि उनको देखिए, मैं यही कहता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड होगा, यही कहता हूँ, जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड होगा उसको इतना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा कि वो पहले से ज़्यादा खुशहाल होगा। मूल बात यही, पहले से बेहतर होगा, ये मेरा वादा है। आज जिस तरह से रह रहे हैं उससे बेहतर तरीके से रहेंगे, ये मेरा वादा है। आज जितना पैसा उनके पास है या जितना आय है उससे बेहतर होगा, ये मेरा वादा है। सर 1,40,000 करोड़ से अभी तक गवर्नमेंट को आप लोग ने कितना देर से काम शुरुआत किया है, मुझे जानना चाहिए। वो सबके पास पैसा है। हम बताए ना, हमारे जितने कंपनीज हैं ये सब का टर्नओवर करीब 40,000, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़ इतना है साल में। तो उनको भारत सरकार से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, ये पूंजी लगाने के लिए उनके पास इतना पैसा है। उनको जो लोन मिलता है वो लोन भी बाकी लोगों को अगर मिलता है सपोज 9%, 10% ब्याज पर, 9%, 10% इंटरेस्ट रेट पर, इनको मिलता है 6%, 7% पर, क्योंकि इतना स्ट्रांग कंपनी। सर ये जो आप बोला था, जो खर्चा हुआ है प्राइवेट लेवल और जो पैसा खर्चा हुआ है वो पैसा गवर्नमेंट देगा ना सीपीएसयू देगा। सर और मेरा तरफ से आप पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, वो जो राज को दिया वो हुआ आप नहीं तो अपफ्रंट। उसके अलावे जो वहाँ पर तो कुछ खर्च किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, लेकिन बैठा रहा ना। ये तो उनको गनीमत मानना चाहिए कि वो भी पैसा हम लौटा दे रहे हैं, क्योंकि इतना साल लेकर के बैठा प्रोजेक्ट, उसका हर्जाना कौन देगा? इतना साल जो राज्य सरकार को इनकम नहीं हुआ उसका हर्जाना कोई देगा ना? हम नहीं ले रहे हैं, यही गनीमत। तो सर अपफ्रंट मनी को राज्य सरकार घुमाएगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट घुमाएगा? अरे अपफ्रंट मनी तो सीपीएसयू दिया उसको, लेकिन हम उस पर सूद नहीं दे रहे, ये लौटा रहे हैं, यही बहुत है। हमने कहा ना, लेकर के 10 साल बैठा और राज्य सरकार को घाटा हुआ, उसका कौन भरपाई करेगा? सर मेरा आखिरी सवाल है, सर आपने मेंशन किया है कि 1,50,000 मेगावाट इंडिया में, हमारे एडवाइजर सर ने मेंशन किया था, जिसमें से 50,000 अरुणाचल की तरफ से, 1/3 पूरे अरुणाचल से आता है। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने स्पीच में मेंशन किया, दो क्लियरिटी चाहूँगी कि अरुणाचल के लोगों को कितना % फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा या फिर सब्सिडी आपकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए, कुल मिला करके फ्री इलेक्ट्रिसिटी का प्रावधान है 12%, है ना। वो उसका वैल्यू जोड़ लीजिए तो 3,000 करोड़ आता है प्रति वर्ष, सोचिए, सिर्फ उसी से। और 1% लोकल एरिया, प्लस लोकल एरिया को 1% बिजली जाता है। कल प्रेस क्लब में बहुत सारे एसोसिएशंस आए थे, दे आर क्वाइट अनहैप्पी विद द साइन ऑफ एमओयू। क्या अनहैप्पीनेस, क्या है कारण? हाँ,
अच्छा आप ये बताइए, और कुछ दिन अच्छा सुनो ना, पहले ये बताओ, अरे सुनो पहले, 2006 में जो अलॉट हुआ तब से तो अलॉटेड था उसको, कहाँ थे आपके एसोसिएशन उस समय? सर अभी कुछ था अलॉटेड था, पूरा फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गया, टीसी हो गया, कहाँ थे वो लोग? ये 15 साल बाद बात कर रहे हैं ना। उसी प्रोजेक्ट को ना बना रहे हैं जो कि पहले से अलॉटेड था, बनना था, नहीं बना। कुछ क्या आउटबर्स भी आ रहे हैं, कुछ बाहर में अरेस्ट भी किए गए हैं कुछ प्रोटेस्टर्स को। नहीं देखिए, प्रोटेस्ट करना सबका डेमोक्रेटिक राइट है, कर सकता है, लेकिन देखिए हम लोग MOU करने का बाद इसमें 12 प्रोजेक्ट्स में कई प्रोजेक्ट्स लोगों का एडवांस स्टेज में है, कुछ लोगों का फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ, कुछ का नहीं हुआ, और कुछ का TC क्लियरेंस ज़्यादातर का हो गया। तो जहाँ अभी आपका पब्लिक हियरिंग जो प्रोजेक्ट्स में बाकी है, डेफिनेटली उसको तो पूरा पब्लिक का कॉन्फिडेंस लेके ही आगे बढ़ेगा। Thank you for watching Arunachal news coverage. Don't forget to follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel.